ओके अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 700 के बारे में जो बात करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो अगर हम ऐसे 200 की बात करें तो उसमें किसकी बात होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव की बात होती है। ठीक है, ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है। उसके बाद उसको ये देखना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओपिनियन फ्रेम करते हैं और अपने रिपोर्ट देने जाते हैं। तो ये सब हमारा ऐसे 200 के हिसाब से बोला गया है। तो ऐसे 700 में जाके हम क्या करने वाले हैं, तो ऐसे 700 में वही बोला गया है कि आपको ओपिनियन कैसे फ्रेम करना है और आपको रिपोर्टिंग किस हिसाब से करनी है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, तो ऑडिटर का जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होता है उसके बारे में बात की गई है। अगर हम ऐसे इन जनरल बात करें, अगर कोई रिपोर्ट को ध्यान में रख के बात करें तो सबसे पहले कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग होती है कि भाई लिखा होता है क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ये क्या हो गई, सबसे पहले हेडिंग हो गई। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है, तो सेकेंड नंबर पे आता है कि भाई वो जो रिपोर्ट है वो किसको एड्रेस करी गई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टू दी मेंबर्स इस तरीके से लिखा होता है, तो वो कौन हो गया कि भाई आप रिपोर्ट किसको दे रहे हो, मेंबर्स को दे रहे हो, दोस्त चार्ज गवर्नेंस को दे रहे हो। जैसे अपनी कंपनी के लिए बात करें तो कंपनी में हम किसको देने जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स को देने जाते हैं। तो सेकंड बात क्या हो गई, ये हो गई। फिर थर्ड क्या लिखा होता है, तो थर्ड लिखा होता है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, ऑडिटर अपना ओपिनियन देने वाला है। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, ऑडिटर का ओपिनियन, जिसको अपने यूजुअली हेडिंग क्या लिखी होती है, तो ओपिनियन लिखा होता है। ठीक है, तो जो ओपिनियन का सेक्शन होता है जिसमें ऑडिटर की रिपोर्ट में, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि देखो हम इस कंपनी का ऑडिट करें तो एंटिटी का नाम लिखा होगा। देन ये लिखा होगा कि हमने उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। फिर ये लिखा होगा कि भाई कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, जैसे P&L है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ये सब चीज़ें लिखा होगा। फिर लिखा होगा कि हमने नोट्स का भी हमने क्या नोट्स को भी हमने चेक किया है, और एज वेल एज ये भी क्या लिखा होगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर ली है। फिर इसके बाद क्या लिखा होगा, हर डॉक्यूमेंट के लिए उसका टाइम लिखा होगा या पीरियड लिखा होगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डेट का है या ये टाइम पीरियड का है। तो ये सारी चीज़ें लिखी होगी। फर्स्ट स्टार्ट हुआ रिपोर्ट के लिए टाइटल से, फिर एड्रेस से, देन उसके बाद ऑडिटर का ओपिनियन। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑडिटर के ओपिनियन में लिखी होगी। देन उसके बाद जब कोई ऑडिटर ओपिनियन देने जा रहा है तो ओपिनियन देते टाइम दो चीज़ें होती है। देखो हम जब अपने बात करते हैं ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में दो तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे एक तो क्या होता है, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। फेयर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है, देखो जो ऑडिटर है ना वो मतलब वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो मैं चीज़ें बता तो रहा हूँ, मतलब जितना बोला वो तो बता रहा हूँ, मे भी शायद कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। कम ज़्यादा से क्या मतलब है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जाने चाहिए थे तो मैं वो वाले डिस्क्लोजर भी दे दूंगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं थे बियॉन्ड उससे जाके भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोजर देने जा रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, अगर मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि कुछ चीज़ों को क्या कर सकता है, अपने यहाँ से हटा सकता है। क्यों, उसको क्या लगता है कि भाई फालतू में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से हमारा जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो सकता है, तो उधर में क्या करा, कुछ इन्फॉर्मेशन हटाती है। ये बहुत रेयर केस है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हटाई जा रही है, पर हाँ ये भी हो सकता है। तो इसको अपने बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क होता है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि भाई जो बोला है आप वैसा ही दोगे, तो जो रिक्वायरमेंट है फ्रेमवर्क की आप वही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑडिट में, ठीक है ना, आप कुछ ज़्यादा दोगे ना आप कुछ कम दोगे। ठीक है, तो दो तरीके के फ्रेमवर्क हो गए जिसके हिसाब से हमारा क्या रहने वाला है, जिसके हिसाब से हमारे FRF तैयार होने वाले हैं, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होने वाला है। तो अब मान के चलो आप ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग ऐसा हुआ, टाइटल से, एड्रेस से, देन ओपिनियन से। अब ओपिनियन के टाइम पे आपने ओपिनियन दिया, ओपिनियन में दिया कि आपने इस चीज़ का ओपिनियन देने वाले हो। उसके बाद आप ओपिनियन देने जा रहे हो, शायद से आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। तो अनमॉडिफाइड जब ओपिनियन दोगे तो दोनों में से किसी एक पे दोगे, या तो आपका क्या होगा फेयर प्रेजेंटेशन वाला होगा, या फिर आपका क्या होगा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क वाला होगा। अगर फेयर प्रेजेंटेशन वाला होगा तो आप क्या लिखोगे कि भाई हमारे ओपिनियन में ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयरली प्रेजेंट किए गए सारे मटेरियल रेस्पेक्ट में और एज पर एप्लीकेबल FRF। या तो आप ऐसा लिखोगे कि ये क्या है, फेयरली प्रेजेंट है, या फिर आप क्या लिखोगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एज पर दी एप्लीकेबल FRF। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है, अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करोगे तो किसमें, अपना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में। सेकेंड हमारा कौन सा था, सेकेंड था हमारा कंप्लाइंस फ्रेमवर्क। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में आप क्या बोलोगे कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में क्या है, एप्लीकेबल FRF के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो वो क्या बने ही उस हिसाब से, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा, प्रिपेयर वर्ड यूज़ किया जाएगा। डन।
ये बात की गई किसके लिए, ये बात की गई ऑडिटर के ओपिनियन के लिए। तो दो ऑडिटर के ओपिनियन में क्या क्या चीज़ें देनी है वो, एंड दूसरा कैसे लिखना है वो। इसके बाद ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, फिर लेट्स से उसने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जो भी बोला। फिर नेक्स्ट क्या देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया जाएगा बेसिस ऑफ द ओपिनियन, कि भाई बेसिस क्या है ओपिनियन का। लेट्स से किसी ने ओपिनियन दिया कि भाई वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, मतलब अनक्वालिफाइड वाला ओपिनियन दे रहा है, तो उसके केस में वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई जो हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन था उसमें हमने क्या क्या किस बेसिस पे हमने ये ओपिनियन फ्रेम करा। तो देखो हमने क्या करा होगा, हमने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई किया होगा, हमने ऑडिटर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फुलफिल किया होगा, इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो बाकी के लगते हैं वो सब कंप्लाई किए होंगे एज पर कोड ऑफ एथिक्स, एज वेल एज हमने क्या है जो भी ऑडिट एविडेंस हमने लिए हैं जिनके बेसिस पे हमने ओपिनियन फ्रेम करा है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे हमने अपना ओपिनियन दिया है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स वो बोलने जाएगा कि भाई ये 4 बेसिस पे मैंने अपना क्या है ओपिनियन फ्रेम किया। तो रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई टाइटल, देन एड्रेस, देन ऑडिटर का ओपिनियन, देन बेसिस फॉर द ओपिनियन। ठीक है, इसके बाद उसको क्या बोलना है, उसके बाद बोलना है अगर गोइंग कंसर्न की चीज़ बोलने जानी है कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिकली कब जा रहा होता है, तो मान के चलो उसने अपना जो ओपिनियन दिया वो तो कैसा दिया, मतलब ओपिनियन में कुछ गोइंग कंसर्न का लेना देना नहीं था, पर हाँ उसको अगर ऐसा लगता है कि उसको गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ लिखना है तो वो ऐसे 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न के बारे में भी लिख देगा। 5th पॉइंट हमारा हुआ है ये। देन इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स में हम क्या बात करने वाले हैं, तो की ऑडिट मैटर्स में अपने बात करने वाले हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करने जाती हूँ। किस में बात करने जाती हूँ, एज पर हमारा जो भी ऐसे था 260 वाला, उसमें हम क्या कर रहे थे, TCWG से बात कर रहे थे। तो जब हम बात कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक किया था, मतलब बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया था। उसके बाद उन वाली चीज़ों में से कुछ मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जो मुझे क्या लगेगा कि भाई ये मैटर्स तो कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। तो उन वाले मैटर्स को जब मैं ढूंढूंगी, जब अपने बात करोगे तो वो वाले मैटर्स को अपने ढूंढेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि हमें ये वाले मैटर्स तो क्या है बताने जाने चाहिए अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको अपने बोलते हैं कि ऑडिट मैटर्स। इसके लिए एक नया स्पेसिफिक ऐसे भी लगता है, दैट इज़ SS 701, जो बात करता है किसके लिए, खाली की ऑडिट मैटर्स के बारे में बात करता है कि भाई ये किस पे लगता है, जितने भी लिस्टेड एंटिटी हैं उन लोगों को तो की ऑडिट मैटर्स देने नहीं भी है कोई की ऑडिट मैटर तो भी वो बोलने जाएंगे कि भाई कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में समझे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे आपने ओपिनियन दिया ट्रू एंड फेयर व्यू पर, एंड लेट्स से आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन वाला पैराग्राफ दिया, उसमें आपने बता दिया कि भाई हमने ऐसे फुलफिल किए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फुलफिल किया, हमने इंडिपेंडेंस फुलफिल किया, ये सब चीज़ें आपने बोल दी। ठीक है, लेकिन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कैसा पता चलेगा कि जो कंपनी है वो कंपनी में इंपॉर्टेंट क्या है। यूज़र को अगर पता करना है कि कौन सी चीज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो वो यूज़र को कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमें ये पैराग्राफ दिया गया है की ऑडिट मैटर्स वाला। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बातें मतलब क्या, जो हमने डिस्कस करी थी वो चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे। अब की ऑडिट मैटर में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, की ऑडिट मैटर में फाइनेंशियल चीज़ें भी आ सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम की ऑडिट मैटर बोलेंगे, तो जैसे हमारा हो सकता है कि हमने एस्टिमेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो वो चीज़ को की ऑडिट मैटर बोल सकते हैं, जजमेंट जहाँ इन्वॉल्व हो, अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर हमने कुछ चेंज किया, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी को हमने चेंज की, हमने प्रोबेबिलिटी चेंज किया, हमने फ्यूचर एस्टिमेशन को ध्यान में रख के कोई बात की, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, वो हो जाते हैं सारे की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, देन उसके बाद की ऑडिट मैटर्स के कारण अगर हमारा ओपिनियन चेंज हो रहा है, लेट्स से अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा ओपिनियन चेंज हो रहा है, लेट्स से अभी हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, उसकी जगह पे हम क्या करने वाले हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हो तो आप उसको कहाँ पे दिखाओगे, तो आप उसको दिखाओगे बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले पैराग्राफ में। और अगर आपने किसी चीज़ को एक जगह पे रेफर कर दिया, तो क्या अभी आप सेम ही चीज़ को दोबारा किसी दूसरी जगह पे लिखने जाओगे, तो नहीं, आपने वहाँ पे बोल दिया ना बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले में, तो आप यहाँ पे उसको दोबारा से नहीं दोगे। हाँ, शायद अगर आपको रेफरेंस का ज़रूरत है तो आप उसका रेफरेंस दे दोगे। जैसे एग्जांपल दूँ मैं की ऑडिट मैटर का, तो हमने रिपोर्ट देखी थी, उसमें कैपिटलाइजेशन एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट चेंज हो रही थी, तो हम यहाँ पे की ऑडिट मैटर में आके वो देंगे। एज वेल एज हम ये भी बताएंगे कि हमने की ऑडिट मैटर के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया, ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कंट्रोल टेस्टिंग किया होगा, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया होगा, उसने रीअसेसमेंट किया यूजफुल लाइफ का कि भाई जो उन्होंने एस्टिमेट किया है वो सही है या नहीं है, क्या ऑडिट एविडेंस लिए, क्या कोई हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। तो जो भी की ऑडिट मैटर से रिलेटेड आपका जो भी ऑडिट प्रोसीजर है आप वो भी बताने जाओगे।
तो टोटल में 6 चीज़ें हुई। टाइटल हुआ, किसको एड्रेस किया वो हुआ, उसके बाद ऑडिटर का ओपिनियन हुआ, उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन हुआ, उसके बाद आपने गोइंग कंसर्न बोला, उसके बाद की ऑडिट मैटर्स बोला। इसके बाद जाके आप क्या दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दोगे। किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है किसकी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। यहाँ पे बेसिकली जो भी ऐसे 210 बोलता है वो बातें बोली गई है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, तो हमारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल है वो लगाना भी किसकी जिम्मेदारी है, तो उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जो एंटिटी है क्या वो गोइंग कंसर्न को कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये चीज़ को असेस करना भी किसकी जिम्मेदारी है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये चीज़ भी देखना एज पर दी प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो भी है या नहीं है, कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो ये चारों बात बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, तो देखो सबसे पहले तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सबसे पहले ये बोला जाएगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, तो रीजनेबल अश्योरेंस लेना है किसके ऊपर, कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं आ रहा है, वो देखने जाना। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी क्या आती है, ऑडिट रिपोर्ट देना, वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करना, तो वो सेकंड चीज़ क्या बोलेगा, ये बोलेगा। इसके बाद वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने रीजनेबल अश्योरेंस रखते हुए, रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या, रीजनेबल अश्योरेंस मतलब एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है कि भाई मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मैं सारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक कर लूँगा, क्योंकि ऑडिट के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन तो होती है, ठीक है। एज वेल एज उसने क्योंकि स्टार्टिंग में वर्ड मिसस्टेटमेंट यूज़ किया है, तो वो बताने जाएगा कि भाई मटेरियलिटी क्या है, मटेरियल क्या होती है, जो चीज़ें हमारे यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके वो चीज़, एज वेल एज मटेरियलिटी क्या होता है ये बताने जाएगा। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई। अब आप बोलो कि एक्चुअली में क्या सिर्फ ऑडिटर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मान के चलो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो उसी वाले पैराग्राफ में लिखने जाए तो ऑडिटर की रिपोर्ट तो कितनी बड़ी हो जाएगी, इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होंगे, उससे बड़े तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो फिर क्या बोला गया कि आप चाहो अगर आप इन एडिशन टू दिस अगर और कहीं पे भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहते हो तो बता सकते हो। पहला तो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसी की बॉडी के अंदर बता सकते हो, मतलब जो पैराग्राफ है वहीं पे बता सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप अलग से एक क्या करो, अपेंडिक्स बना लो या फिर अलग से एक इंडेक्स बना लो, उसको क्या करो, अटैच कर दो एनेक्स्चर जैसे, कि भाई यहाँ पे रेफरेंस दे दो उसका कि भाई हमने ये यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है। तो सेकंड ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको लॉ परमिट करे तो आप क्या कर सकते हो, किसी वेबसाइट पे जाके भी बता सकते हो कि भाई ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका रेफरेंस क्या करो यहाँ पे दे दो। डन। तो अभी तक मैं 8 पॉइंट देखे ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या आ रहा था, तो वो सब। इसके बाद नेक्स्ट क्या बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि भाई ऑडिटर की क्या हो सकती है, कुछ और भी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमें कारो 2020 के लिए अपने रिपोर्टिंग करना रहता है, हमें आईकोफर के लिए रिपोर्टिंग करना रहता है, इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, तो वो वाली अगर हमें रिपोर्ट्स करने हैं तो हम वो बताने चाहेंगे। या कोई भी हमने दूसरी चीज़ हमें रिपोर्ट करनी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो हम वो यहाँ पे रिपोर्ट करने जाएंगे। अगर ऐसे बोलता है कि भाई किसी चीज़ को आपको रिपोर्ट करना है तो आप उसको उसी जगह पे रिपोर्ट कर दो, ऐसे स्पेसिफिकली आपको उसके लिए यहाँ कोई दूसरी जगह लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें करा। इसके बाद लास्ट में जाके आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कैसे करोगे, तो ऑडिटर जो है वो अपने नाम से सिग्नेचर करेगा। अगर कोई फर्म के द्वारा ऑडिट हो रही है तो वहाँ पे पर्सनल नेम से सिग्नेचर तो करोगे एज वेल एज फर्म का नाम दोगे, क्योंकि आपने अगर फर्म के नाम से सिग्नेचर किया तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो बता दोगे। अगर मेंबर ने जो भी साइन किया है तो वो मेंबर अपना क्या करेगा, मेंबरशिप नंबर बताएगा आईसीआई के द्वारा, ठीक है। आप लोकेशन मेंशन करोगे, मतलब प्लेस मेंशन करोगे सिग्नेचर का, एज वेल एज डेट मेंशन करोगे। डेट आपकी कौन सी होने वाली है, तो डेट हमारी वो होगी जब हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स बनके तैयार हो जाएंगे, उसके बाद की डेट होगी। एज वेल एज जब मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उसको साइन कर देंगे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, उसके बाद जाके हम साइन करेंगे, ठीक है। और क्या बोला गया, ऑडिटर की रिपोर्ट्स में हमें जो भी ऑडिटर का रिपोर्ट है, अगर लॉ के कारण हमें कोई दूसरे रेफरेंस वगैरह हम कुछ ले रहे हैं या फिर अगर हम और कोई चीज़ का रेफ़र कर रहे हैं ऐसे, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने रिपोर्ट्स में उसको ऐड करने चाहेंगे। अगर हमने ऐसे के अलावा भी और कोई चीज़ को इंक्लूड किया है और उन दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे देंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जनरली 2 अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है।
ठीक है। अगर हमने कोई दूसरा जैसे यूएस गैप या आईएफआरएस वगैरह भी फॉलो किया है तो हम वो भी बताने चाहेंगे। ये सारी बेसिक बातें बोली गई थी इसके लिए ऑडिटर के रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब मान के चलो आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब ऑडिटर क्या उसको एवेल्यूएट करेगा, क्या वो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से ही है या नहीं है, वो उसको चेक करने जाएगा। अब उसने चेक किया, अब मान के चलो अगर उसको ये लग रहा है कि ये पार्ट है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो भाई उसकी जिम्मेदारी है फिर तो वो क्या करेगा, उसको अपने ऑडिट ओपिनियन देते टाइम उस टाइम पे उसको कवर कर लेगा। पर अगर वो उसका पार्ट हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो पार्ट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो फिर क्या करने वाला है, तो फिर हमें ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको ये क्लियरली चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग करके दिखानी है, ठीक है। अगर अलग करके नहीं दिखाई है तो फिर वो मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि भाई इसका जो जिस तरीके से दिखाया उसका वेट चेंज कर दो। अगर मैनेजमेंट मान जाता है तो कोई बात नहीं, अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो आप क्या करोगे, अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ को मेंशन करोगे कि भाई हमने ऑडिटर को बोला था, हमने मैनेजमेंट को बोला था और मैनेजमेंट ने चेंज नहीं करा, जिसके कारण आपका ओपिनियन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये हमारा एक पार्ट था किसका, कि भाई हमारा ऐसे एक पार्ट हमारे लिए क्या बात करता है, तो ये बात करता है। फिर सेकंड अगर अपने बात करने जाएं तो हम बोल रहे हैं हम ओपिनियन देंगे ओपिनियन देंगे ओपिनियन देंगे। तो ओपिनियन किसके, मतलब ओपिनियन का बेस क्या रहेगा, या जो हम ओपिनियन फॉर्म कर रहे होंगे वो किस चीज़ को ध्यान में रख के फॉर्म करोगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है, तो ऑडिटर जो भी अपना ओपिनियन देने जाएगा या रीजनेबल अश्योरेंस लेने जाएगा कि भाई जो मटेरियल स्टेटमेंट है वो फ्री है या नहीं है मटेरियल में स्टेटमेंट में, तो उस टाइम पे वो क्या चीज़ों को कंसिडर करेगा। सबसे पहले वो ये देखेगा कि भाई उसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं। सेकंड वो देखेगा कि भाई मटेरियलिटी कितना है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का। अगर मिस स्टेटमेंट ठीक हो गए तो हमने उसको चेक किया ही था एज पर ऐसे 315 320। फिर एज वेल एज हम उसको यहाँ पे भी चेक करने जाने वाले हैं कि भाई जो ठीक नहीं करा उसका कितना इफेक्ट आने वाला है। इसके बाद जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एडिक्वेट है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रीजनेबल हमारे जो भी एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल है या नहीं है, रिलायबल कितना है, रेलिवेंट कितना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या हमने सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया है, हमने जो अपने यहाँ पे टर्म्स यूज़ करें हैं, जो वर्ड्स यूज़ करे हैं वो ठीक हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम अपना ओपिनियन फ्रेम करने वाले हैं, जो बात करता है हमारा ऐसे 200 भी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, आपको ओपिनियन देना है। तो ओपिनियन किस टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में हम क्या देते हैं, अपना ये बोलते हैं कि भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, वो एज पर मटेरियल रिस्पेक्ट में बने, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने। और अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फ्री नहीं है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एज वेल एज शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन ही ना कर पाए हो। ये सारी चीज़ों की बात करता है हमारा ऐसे 705। तो जब अपने वो देखेंगे तब भी देखेंगे। तो मेजर हमारा ऐसे 700 हमारी यही बात कर रहा था कि आप ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे और उसके ऊपर आपको कैसे रिपोर्टिंग करने जाना है।